हेलो दोस्तों। आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज अपने थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा में अपने L1 के लिए अपने कलाम एकेडमी की टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का अपने थर्ड माइनर टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले अपने 2 माइनर टेस्ट कर लिए थे। तो ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने इस माइनर टेस्ट के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न अपने राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। यानी एमएसएमई नीति के बारे में पूछा है कि अपने जो 2024 में लागू की गई थी, इसकी अवधि किस दिनांक तक रहेगी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया अपने 31 मार्च 2028, दूसरा दिया है अपने 31 मार्च 2030, तीसरा दिया 31 मार्च 2029 और लास्ट ऑप्शन दिया अपने 31 मार्च 2031। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये लागू रहेगी अपने 31 मार्च 2029 तक। कब? 31 मार्च 2029 तक इसकी अवधि रहने वाली है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कि राज्य सरकार का अपने कौन सा उपक्रम नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है। दूसरा दिया अपने वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, फिर दिया अपने कोऑपरेटिव्स, पेस्टिसाइड्स कारखाना, लास्ट दिया अपने दी हाइटेड प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। तो कौन सा अपने राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये क्या नहीं है, अपने राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित है, यानी एक और तो दिए अपने उद्योग और दूसरी ओर दिया उसका केंद्र में से असुमिलित युग्म की अपने क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला दे रखा है नीली पोट्री, कौन सी दे रखी है, नीली पोट्री अजमेर। फिर दे रखा अपने रमगड़ा उद्योग गलियाकोट, सही है, ये डूंगरपुर में है। फिर बात करें जाजमप्रेट अकोला चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। गोटा उद्योग खंडेला, खंडेला कहाँ, सीकर, ये भी सही है। तो कौन सा असंगत हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है नीली पोट्री यानी ब्लू पोट्री अपनी जयपुर की है, न कि अजमेर की। ऑप्शन नंबर हो जाएगी अपनी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा, यानी एक और उद्योग दे रखे हैं और दूसरी ओर उसका स्थान दे रखा है, सही सुमेलित नहीं है, यानी असंगत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने स्टेट वुलन मिल्स, कहाँ दिया है, बीकानेर। तो इस पर विचार करें तो ये होगा अपने एकदम सत्य है, यानी स्टेट वुलन मिल कहाँ है, अपने बीकानेर में है। दूसरा कथन दे रखा अपने सेल्यूफ्यूरिल्स एसिड्स प्लांट, कौन सा, सेल्यूफ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ है, अलवर में। फिर है सीमेंट कारखाना अपने लाखेरी बूंदी में, ठीक है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये तीनों ही सही है, और लास्ट बचा अपना कांच भीलवाड़ा का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है रिको, यानी RIICO, यानी रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र अपने विकसित किया है। यानी रिको द्वारा स्थापित जापानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है भिवाड़ी में, बी कहता है सीतापुरा जयपुर में, सी कहता है अपने निमराना में और डी कहता है शाहपुरा में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला अपने निमराना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन कहता है राजस्थान वित्त निगम, दूसरा कहता है अपने निवेश संवर्धन ब्यूरो, तीसरा कहता है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड और लास्ट दिया अपने राजसी को। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो करता कौन करता है, अपने राजसी को करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न अपने राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने 1932, बी दिया 1937, सी दिया 1965 और डी दिया 1976। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उद्योग तथा उनकी अवस्थिति में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी एक और दे रखे अपने उद्योग और दूसरी ओर दे रखी है उनकी अवस्थिति, यानी किस स्थान पर वे स्थित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने टायर ट्यूब फैक्ट्री अलवर, तो इस पर विचार करें तो ये क्या है, अपने एकदम सत्य है, ठीक है। दूसरी दे रखी है
कोऑपरेटिव्स अपने पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज कहाँ दे रखी है, श्री गंगानगर, और यही अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्री गंगानगर में ये नहीं है, इसलिए असम्मिलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, अगला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स धौलपुर, ये भी सही है। राजस्थान स्टेट्स केमिकल्स वर्कर्स कहाँ है, डीडवाना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने वेस्टर्न्स डेडिकेटेड फ्रेंड्स अपने कॉरिडोर यानी WDFC का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने लगभग 62%, दूसरा दिया लगभग 57%, तीसरा दिया लगभग 38% और लास्ट दिया लगभग 11% है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये कितना गुजरता है, अपने लगभग 38% गुजरता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपने सूचना पर विचार कीजिए, यानी एक और तो दे रखे अपने टेक्सटाइल पार्क और दूसरी ओर दे रखे उनसे संबंधित जिले। तो पहला ऑप्शन कहता है नेक्स्ट स्टेज टेक्सटाइल पार्क कहाँ दिया है, पाली। फिर दिया किशनगढ़ हाई टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, अजमेर। फिर दिया जयपुर टेक्सटाइल्स पार्क जयपुर, और लास्ट दिया अपने जयपुर इंटीग्रेटेड एक्सपर्ट पार्क कहाँ दिया, दौसा में। तो कौन सा अपने इसमें सुमेलित हो जाएगा, तो इसे क्या करना है, अपने कोटों के द्वारा इन्हें सुमेलित करना है। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने नेक्स्ट स्टेज टेक्सटाइल पार्क कहाँ हो जाएगा, पाली, और किशनगढ़ टेक्सटाइल पार्क हो जाएगा अपने अजमेर, यानी ए और बी दो ही सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया। तो रिको द्वारा स्थापित अपने एग्रो फूड पार्क किस स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन कहता है बोरनाला जोधपुर में, दूसरा कहता है अपने किशनगढ़ अजमेर में, तीसरा कहता है अपने ढींग में, और चौथा कहता है अपने हिंडोला बूंदी में। तो अपने इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, बोरनाला जोधपुर में अपने रिको द्वारा अपने स्थापित कौन सा पार्क है, तो ये अपने एग्रो फूड पार्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में सीमेंट उद्योगों के स्थानीकरण का प्रमुख कारक कौन है। तो बात करें, पहला ऑप्शन दिया अपने बाजार, दूसरा दिया कच्चे माल की उपलब्धता, तीसरा दिया शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, और लास्ट दिया शक्ति अपने प्रशिक्षित श्रमिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर की बात करें तो ये रहने वाला है अपने कच्चे माल की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पादन एवं जिलों के नाम के युग्म दिए गए हैं। सही युग्म का अपने क्या करना है, चयन करना है। यानी नीचे क्या दिए हैं, 4 युग्म दिए हैं, इनमें से सही युग्म का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला दे रखा है अपने कसीदाकारी बाड़मेर, कसीदाकारी कहाँ की दे रखी है, अपने बाड़मेर की, तो ये है अपने एकदम राइट। फिर बात करें अगर फर्नीचर एंड हस्तकला उत्पादन जोधपुर, ये भी सही है। फिर है ब्लू पोट्री अपने कहाँ की दे रखी है, हनुमानगढ़ की, तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने असत्य। ब्लू पोट्री कहाँ की नहीं, अपने हनुमानगढ़ की ना होकर कहाँ की हो जाएगी, ये जयपुर की हो जाएगी। फिर लास्ट ऑप्शन दिया अभ्यांतरिक उत्पादन अलवर, ये भी क्या है, सत्य है। यानी ए बी और डी, ए बी डी ये दिया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने क्या दिया है, RCDF यानी RCDF लिमिटेड का अपने जर्मल प्लाज्म स्टेशन स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कहता है जोबनेर जयपुर में, बी कहता है अपने नरवा खिचियान जोधपुर में, सी कहता है अपने नाडोल पाली में, और डी कहता है अपने बरसिंहसर बीकानेर में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये अपने नरवा खिचियान जोधपुर में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए दिया है चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू, बी दिया अपने दरिबा कॉपर प्रोजेक्ट अलवर, सी दिया अपने खेतड़ी कॉपर अम्बे कॉम्प्लेक्स झुंझुनू, और डी दिया अपने रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स सीकर।
तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संयंत्र अपने संचालित संयंत्र कौन सा नहीं है, तो रामगढ़ कॉपर से कॉम्प्लेक्स सीकर वाला अपने किसके द्वारा संचालित नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित नहीं है। बाकी तीनों हैं कौन कौन से, अपने चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट, दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट और खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से देखना है कि एक तो दी है नदी और उसके बाद दी है उनके उत्पत्ति स्थल, तो इनमें से देखना है कौन अपने सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने रूपनगढ़ नदी के बारे में, जिसकी उत्पत्ति कहाँ दे रखी है, सांबर की पहाड़ियों से, तो यही अपने क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा, क्योंकि रूपनगढ़ नदी का उद्गम सांबर की पहाड़ियों से नहीं होता। अगला दिया अपने सीता बेराट पहाड़ियों से एकदम सही है, कांतली होती है खंडेला की पहाड़ियों से सही है, फिर रूपारेल नदी होती है उदयनाथ की पहाड़ियों से, ये तीनों ही सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले से प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन सी नदी अपने प्रतापगढ़ जिले से नहीं प्रभावित होती, ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने सूखली, बी कहता है अपने द्रव्यवती, सी कहता है अपने जाखम और डी कहता है भैरवी। तो कौन सी नदी अपने प्रतापगढ़ जिले से प्रभावित नहीं होती, तो कौन सी नहीं होती, तो ये नहीं होती अपने द्रव्यवती, ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्न नदियों में से खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है, तो कौन सी नदी अपने खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने माही, बी कहता है अपने लूनी, सी कहता है अपने पश्चिमी बनास और डी कहता है साबरमती। तो कौन सी नदियां अपने खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो ये गिराती है अपने माही और साबरमती नदी। कौन कौन सी, एक तो माही गिराती है और एक गिराती है अपने साबरमती, ठीक है। और पश्चिमी बनास की बात करें और लूनी नदी की बात करें, ये गिराती है कहाँ, ये गिराती है अपने कच्छ के रण में, ठीक है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने केवल 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, यानी एक और तो दी है नदी और दूसरी ओर दी है उसकी सहायक नदी, तो कौन सी अपने सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला दिया अपने सोम नदी की सहायक नदी दे रखी है मेशवा और सारणी, क्या दे रखी है, मेशवा और सारणी, यही अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी मेशवा व सारणी किसकी सहायक नदियां नहीं है, अपने सोम नदी की सहायक नदियां नहीं है। आगे बात करें माही की हो जाएगी मोरेल और ईरू, लूनी की हो जाएगी सांगी और बांडी, साबरमती की हो जाएगी अपने हाथमती आजम, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए दिए सोम की मेशो और सारंगी, ये क्या हो जाएगा अपने असत्य है, यानी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने निम्नलिखित युग्म, जिसमें एक और तो दे रखी है नदी और दूसरी ओर दे रखी है उसके प्रवाह की दिशा में सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, यानी कौन सा अपने सही प्रवाहित होती है। इसके अनुसार पश्चिमी बनास का दे रखा है उत्तर पूर्व, कौन सा दे रखा है उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाएगा अपने पश्चिमी बनास का एकदम रॉन्ग आंसर है, ठीक है। फिर है मोरेल नदी का उत्तर पश्चिम, ये भी गलत है। उसके बाद है साबी नदी का दे रखा है उत्तर पूर्व, कौन सा दे रखा है साबी नदी का कह रखा है अपने उत्तर पूर्व, यही हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी साबी नदी किस ओर प्रवाहित होती है, तो इसके प्रवाह की दिशा है उत्तर से पूर्व की ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दे रखा है लूनी नदी सागरमती व सरस्वती की संयुक्त धारा है, तो ये क्या है अपने एकदम सत्य हो जाएगा। फिर बात करें लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है, ये भी क्या है अपने सत्य है। उसके बाद बात करें तो यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 5.6% भाग पर प्रवाह करती है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य कथन, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें तो यह नदी कच्छ के रण में तक प्रवाहित होती है, ये क्या हो जाएगा एकदम सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगली देर के अपने निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ, तो किस नदी का उद्गम अपने राजस्थान में नहीं हुआ। तो पहली दे रखी है अपने काली सिंध, फिर दे रखी है कांगनी, फिर दे रखी है पार्वती और लास्ट दे रखी है साबरमती। तो किन नदियों का उद्गम अपने राजस्थान में नहीं हुआ, तो एक तो नहीं होता अपने किस नदी का उद्गम, तो एक नहीं होता अपने किस नदी का, काली सिंध नदी का, और दूसरा नहीं होता अपने पार्वती नदी का। तो हो जाएगा 1 और 3, यानी इन नदियों का उद्गम अपने राजस्थान में नहीं होता।
इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा अपने 1 और 3, यानी जो दिया अपने ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, अपने सुमेलित करना है, जिसमें एक और दे रखा है जिला और दूसरी ओर दे रखी है नदी। ठीक है, तो पहला दे रखा है अपने उदयपुर। उदयपुर में बात करें तो उदयपुर में प्रवाहित होती है, तो उदयपुर में हो जाएगी अपने वाकल और साबरमती। ये हो जाएगी अपने ए का हो जाएगा 3 नंबर। ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा अपने 3। ठीक है, फिर बात करें भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में मानसी और मेनाल, ऑप्शन हो जाएगा बी का 4 नंबर। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की हो जाएगी गंभीरी व पार्वती, और जयपुर की हो जाएगी मोरेल व ढूंढ नदी। तो ए का हो जाएगा सी, ए का अपने ए का हो गया 3 नंबर और बी का हो गया 4 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका अपने डी राइट आंसर। ठीक है, तो 3 4 2 1। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। तो क्या कहा है, चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी पूछा है। तो बामणी दिया है, बामणी के बाद दिया आलनिया, आलनिया के बाद दिया कुन्नू, कुन्नू के बाद दिया काली सिंध। तो बाएं किनारे के बारे में बात करें तो इसके बाएं किनारे की कौन सी हो जाएगी, तो बामणी नदी है जो चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, और बाकी तीनों क्या हो जाएगी, ये दाएं किनारे की सहायक नदियां हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने बनास, बेड़च और मेनाल। दूसरा दिया अपने सागरमती, अपने अहेली और अंधेरी। फिर दिया चंबल, बनास और सीप, और लास्ट दिया बनास, डाई और खारी। तो कौन सा अपने त्रिवेणी संगम में समुच्चय सही नहीं है, तो इसके बारे में बात करें तो दूसरा अपने सागरमती, अहेली और अंधेरी ये नहीं क्या नहीं बनाती, अपने त्रिवेणी संगम नहीं बनाती। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। यानी यह नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती है, यानी उद्गम होता है यहाँ से। फिर मांगली तथा घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये किस नदी के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो ये अपने मेज नदी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। यानी ये किससे संबंधित है, मेज नदी से है। यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है, और मांगली तथा घोड़ा पछाड़ इसकी क्या है, अपने सहायक नदियां हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में जल नहीं गिराती। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने खंडेला, फिर दिया अपने रूपनगढ़, फिर दिया अपने तुर्तमती, और लास्ट दिया सागरमती। तो कौन सी नदी अपने सांबर झील में जल नहीं गिराती, तो कौन सी नहीं गिराती, अपने सागरमती नदी अपने सांबर झील में जल नहीं गिराती। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो पहली देर की साबी, फिर देर की अपनी रूपारेल, फिर देर की अपनी मेंढा, और फिर देर के रूपनगढ़, और लास्ट देर की अपनी साबरमती। तो कौन सी अपने अपने आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इनमें अपने बात करें तो कौन कौन सी नहीं है, अपने 5 नंबर देर के साबरमती ये क्या है, अपने आंतरिक अपवाह का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। कौन सा, केवल 5। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने क्या हो जाएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केमिकल्स रिवर के नाम से भी जानी जाती है। यानी किस नदी को अपने केमिकल्स रिवर के उपनाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया बांडी, दूसरा दिया सूखड़ी, तीसरा दिया मीठड़ी, और लास्ट दिया गुहिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांडी नदी। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपनी चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी, चंबल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर पांचना बांध निर्मित है। तो पांचना बांध किस नदी के संगम पर निर्मित है, तो ये हो जाएगी, पहला ऑप्शन दे रखा है बरखेड़ा, सीप, ताला और गुम्मीफत और अट्टा। दूसरा दे रखा है गुंजली, अपने ओराई, मांची और वागत और ताला। फिर दे रखा है अपने भद्रावती, अट्टा, मांची, बरखेड़ा और बेसाणा। और लास्ट दे रखा है उटगन, डाई, रुंडित और सीप और ताला। तो किन नदियों के संगम पर अपने पांचना बांध
कहाँ है, करौली, ठीक है, जो कि अपने राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है, किन नदियों के संगम पर स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने भद्रावती नदी, अंटा नदी, मांची नदी और बरखेड़ा और बेसावट नदी। ऑप्शन नंबर होगा जाएगा सी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने, यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदी को किस क्रम में पाएंगे, यानी अपने किस ओर यात्रा करें, अपने अंत से, यानी जहाँ इसका संगम होता है, यानी बनास नदी का संगम कहाँ होता है, अपने चंबल में होता है, वहां से लेकर उद्गम यानी उद्गम स्थान तक यात्रा करें तो इसकी नदियों का क्रम देखना है। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने मोरेल, फिर आएगी खारी, मानसी और कोठारी, फिर दिया मानसी, खारी, कोठारी और मेनाल, फिर दिया अपने बेडस, कोठारी, खारी और मानसी, तो फिर दिया खारी, माही, कोठारी और मेनाल। तो देखें इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम रहेगा अपने मानसी, मानसी के बाद आएगी खारी, खारी के बाद कोठारी, कोठारी के बाद आएगी मेनाल, ठीक है। तो उद्गम की ओर नदी कौन सी आएगी, मेनाल नदी आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, ढाठ संदर्भित है, तो ऑप्शन नंबर एक कहता है अपने सरस्वती नदी का आधार तल, बी कहता है बनास बेसिन का अपने पूर्वी भाग, सी कहता है अपने चंबल बेसिन की खंड युक्त बिहड़ भूमि, और डी कहता है अपने थार मरुस्थल में अस्थायी झीलें। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल में अपने अस्थायी झीलें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्नलिखित में से किस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा एवं भाट नहरें निकाली गई है, तो किस झील से अपने श्यामपुरा एवं भाट नहरें निकाली गई है। पहला ऑप्शन दिया अपने फतेहपुर झील, दूसरा दिया अपने जयसमंद झील, तीसरा दिया अपने मोती झील और चौथा दिया उदय सागर झील। तो क्वेश्चन नंबर 34 का अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का अपने राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील से अपने श्यामपुरा और कौन सी नहर निकाली गई है, भाट नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मीठे पानी की झीलों को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया झखराद और नावा, फिर दे रखा अपने रेवासा और थोब, फिर दे रखा कावोद और फलोदी झील, और लास्ट दे रखा कायलाना और बालसमुंद झील। तो कौन सा युग्म अपने मीठे पानी की झीलों के को दर्शाता है, तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कायलाना और बालसमुंद झील है क्या है अपने, ये हो जाएगी अपने मीठे पानी की झीलें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत प्रस्तावित बैराजों की संख्या है, तो अपने डायरेक्ट आंसर की बात करें तो टोटल कितने बैराजों की अपने संख्या इसमें, तो इसमें हो जाएगी अपने 6 बैराज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बांध संबंधी नदी में से असुमिलित युग्म है, यानी एक और दे रखा अपने बांध और दूसरी ओर दे रखी अपने नदियां, तो कौन सा अपने असुमिलित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने क्या कि नवरेजा बांध लिया है काली सिंध नदी पर, दूसरा कहता है अपने मलहरपुर बैराज दिया पार्वती नदी पर, तीसरा कहता है अपने कुन्नू बैराज मेज नदी पर, और ऑप्शन नंबर 2 रह गया रामगढ़ बैराज कूल नदी पर। कौन सा अपने इसका असुमिलित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर अपने कुन्नू बैराज कौन सी नदी पर नहीं है, मेज नदी पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध नहीं है, तो कौन सा अपने चित्तौड़गढ़ जिले में बांध नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने भोपाल सागर, दूसरा दिया अपने कानोता बांध, तीसरा कौन सा दिया अपने गोसुंडा बांध, और चौथा दिया अपने ओराई बांध, ठीक है। तो इनमें से देखना है कौन सा अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध नहीं है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने कौन सा, कनौता बांध। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा बांध अपने पिचियाक बांध के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जसवंत सागर बांध, बी कहता है अपने उमेद सागर बांध, सी कहता है अपने हरीशचंद्र सागर बांध, और लास्ट अपने नारायण सागर बांध। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये रहने वाला अपने ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सागर बांध को अपने किस उपनाम से जानते हैं, पिचियाक बांध के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे कितने कथन दिए अपने 3 कथन दिए हैं, इन पर क्या करना है अपने विचार करना, और नीचे कूट दिए इनको क्या करना है अपने देखना है कि कौन कौन से अपने कथन इसमें सत्य
हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने इन कथनों की ओर। तो पहला कथन दिया अपने माही सागर बांध कहाँ दिया है, नरनिया बांसवाड़ा, ये क्या हो जाएगा अपने एकदम असत्य है। ठीक है, अगला दे रखा है अपने कौन सा, भीमलत जलप्रपात बूंदी में मांगली नदी द्वारा निर्मित है, एकदम सत्य है। फिर बात करें अपने अगला दी है सही परियोजना जुआई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराती है, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है। यानी बी और सी इसके क्या हो जाएंगे अपने, सत्य हो जाएंगे। तो बी और सी दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो इस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने चंबल परियोजना के कौन से चरण में जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया। तो चंबल परियोजना के किस चरण में अपने जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने प्रथम चरण में, दूसरा कहता है अपने द्वितीय चरण में, तीसरा तृतीय चरण में और डी कहता है अपने चतुर्थ चरण में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो चंबल नदी के तीसरे चरण में अपने क्या किया गया था, अपने जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था। किसका, तृतीय चरण में, जिसे अपने किस प्रकार से याद करते हैं, गांधी 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 का राज राज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। यानी सबसे पहले गांधी सागर, फिर कोटा बैराज के बाद आता है अपने राणा प्रताप सागर और लास्ट में आता है अपने जवाहर सागर बांध। यानी टोटल पहले और दूसरे चरण में 2 बांध निर्मित हुए, उसके बाद सेकंड चरण में अपने कौन सा, राणा प्रताप सागर और लास्ट में हुआ था अपने जवाहर सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया अपने कौन सा, कि एक और तो जिला दे रखा है और एक और दे रखा है अपने बांध, कि कौन सा बांध अपने किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो दे रखा है अपने मोरेल बांध। मोरेल बांध के बारे में बात करें तो मोरेल बांध किस जिले में है, तो ये है अपने सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर ए। यानी ए का हो जाएगा अपने 1 नंबर, तो ए का 1 नंबर है अपने 1 और 2 में, तो सी और डी कट गया। फिर बात करें चिक्कलवास बांध, कौन सा है, चिक्कलवास बांध है अपने जयपुर में, तो हो जाएगा बी का 2 नंबर है। तो बी का क्या हो जाएगा अपने 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा अपने 4 नंबर हो जाएगा, बी का हो गया अपने 4 नंबर, उदयपुर। चिक्कलवास कहाँ है अपने, उदयपुर में है। ठीक है, फिर बात करें हिंगोनिया, हिंगोनिया है अपने, ये है जयपुर में। फिर कोट है अपने झुंझुनू में। तो मिलान करें, मोरेल हो जाएगा सवाई माधोपुर, फिर चिक्कलवास कहाँ हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा उदयपुर में, और हिंगोनिया हो जाएगा अपने कहाँ पे, जयपुर में, और कोट हो जाएगा अपने कहाँ पे, झुंझुनू में। तो हो जाएगा 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन सी झीलें अपने व्यवस्थित रहेंगी। तो पहला दे रखा अपने सिलीसेट झील, फिर दे रखी है कायलाना, फिर गढ़सीसर और फाय सागर झील। फिर है सेकेंड ऑप्शन है फाय सागर, सिलीसेट, कायलाना और गढ़सीसर। फिर है गढ़सीसर, कायलाना, फाय सागर और सिलीसेट झील। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है पहले सिलीसेट, सिलीसेट के बाद दे रखी अपने फाय सागर के बाद दे रखी अपने कायलाना झील, और फिर दे रखी अपने गढ़सीसर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थिति किस प्रकार अपने पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न अपने, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित देखने हैं तो एक और दे रखा अपने जिला और दूसरी ओर दे रखी है अपने झील, तो कौन सा अपने इसमें से सही सुमेलित हो जाएगा। तो बूंदी की दे रखी अपने भीमलत और जेत सागर है, कौन सी, भीमलत और जेत सागर, ये इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर। ये क्या है अपने सही सुमेलित है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल समुच्चय खरीफ फसल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा अपने फसल समुच्चय खरीफ फसल से संबंधित नहीं है। तो पहले देखते हैं अपने कौन कौन से हैं। तो मक्का और ज्वार की बात करें, ये तो अपने खरीफ से संबंधित हैं। उसके बाद बात करें सोयाबीन और कपास, ये भी खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद अलसी और तारामीरा, ये क्या है अपने रबी की फसलें हैं। और लास्ट दिया मूंगफली और गन्ना, ये भी क्या अपने खरीफ की फसलें हैं। तो अपने देखना थी खरीफ की फसल से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अलसी और तारामीरा। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 46। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। तो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है।
तो ये अपने कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया राजस्थान में को, उनके अनुसार पूछा है कि जलवायु के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है फोर्थ बी, यानी आर्द्र दक्षिणी मैदान। बी कहता है अपने फोर्थ ए उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। सी कहता है अपने थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। और डी कहता है अपने थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। तो ये आएंगे अपने किसके अंतर्गत, थर्ड ए के अंतर्गत, यानी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24। कौन सा, भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बुआई क्षेत्र है। तो कितना अंश हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 53.10%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित, एक और दे रखा है अपने फसल युगम और दूसरी ओर दे रखी है उसकी प्रमुख किस्में या प्रमुख फसल में से कौन सा असुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है गेहूं की दे रखी है अपने किस्म कौन कौन सी, गेहूं की दे रखी है अपने गंगा सुनहरी और दे रखी है अपने सोनालिका। तो ये तो क्या हो जाएगी, एकदम सही किस्म हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी अपने गेहूं की है। फिर दे रखी है अपने बाजरा की, बाजरा की कौन कौन सी दे रखी है, बाजरा की ज्योति और अपने राज किरण, ये बाजरा की किस्में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर है। उसके बाद दे रखे अपने चावल की माही सुगंधा और बासमती, सही है, बासमती और माही सुगंधा। सरसों की दे रखे पुष्पा बोल्ड और पीताम्बरी, ये भी क्या है अपने सत्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित है, यानी एक और अनुसंधान केंद्र और दूसरी ओर उनकी अवस्थिति यानी स्थान है में असुमेलित युग्म का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला युग्म दे रखा है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। तो ये क्या अपने एकदम सत्य है। तो अपने क्या देखना था, असुमेलित को देखना था। फिर दे रखा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ दे रखा है, बीचवाल बीकानेर, ये भी क्या अपने सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, ये भी सही है। काजरी और आफरी कहाँ हो जाएंगे, जोधपुर में हो जाएंगे। और लास्ट दे रखा है अपने मक्का अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ दे रखा है, उदयपुर, ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी अपने ये क्या है असुमेलित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2024 अपने 23-24 के तुलना में 24-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। तो कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने खाद्यान्न, दूसरा है गन्ना, तीसरा तिलहन और चौथा है अपने कपास। तो कूट देखें तो कौन किन किन के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। तो एक तो की गई थी तिलहन के उत्पादन में और एक थी अपने कपास के उत्पादन में। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसके 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल 3 और 4 के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। तो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन कहता है राज्य संघ, दूसरा कहता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तीसरा कहता है नाबार्ड और चौथा कहता है एशियाई विकास बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 51 के अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी व ढलान पर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन कहता है चीमाता, दूसरा कहता है दचिया, तीसरा कहता है दापा और लास्ट कहता है अपने कछाबू। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीमाता कहलाती है, यानी भील जनजाति द्वारा पहाड़ी पर ढलान पर की जाने वाली अपने कृषि को क्या कहते हैं, चीमाता कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो एक और दे रखी है अपने फसलें और दूसरी ओर दे रखी है अपने 2022-23 में राजस्थान का भारत में स्थान। ठीक है, तो मूंगफली उत्पादन में अपने बात करें तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान था दूसरे स्थान पर। तो यही अपने क्या है इसमें दे दिया तीसरे स्थान पर, ये क्या अपने असुमेलित। ठीक है, आगे बात करें सोयाबीन में तृतीय सही है, रेपसीड और सरसों में प्रथम स्थान, बाजरा में प्रथम स्थान। तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, यानी मूंगफली के उत्पादन में देर का तृतीय लेकिन है कौन सा, द्वितीय। ठीक है, गुजरात के बाद सेकंड स्थान पर कौन रहता है अपने राजस्थान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने
कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर अपने ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? तो किस जिले की थी? तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अपने चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित है, यानी उद्यानिकी फसल दे रखी है और उसके बाद संबंधित स्थल दे रखा है, असुमिलित है। तो पहला ऑप्शन कहता है सब्जी फसल उत्कृष्टता केंद्र बूंदी, दूसरा है खजूर उत्कृष्टता केंद्र नानाथ कोटा, तीसरा है अपने आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर और चौथा दे रखा अपने अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 55 के अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने खजूर उत्कृष्टता केंद्र नानता अपने कोटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित है, एक और देखिए फसल और दूसरी ओर देखिए सर्वाधिक उत्पादन में से असुमेलित युग्म है। तो बाजरे के बारे में बात कर रखी है अपने बाड़मेर बाजरा दिया बाड़मेर और अलवर। ठीक है, ये देखिए अपने सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, तो अपने इसके बारे में चर्चा करें तो ये तो अपने क्या है एकदम सही, यानी सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ से होता है? बाड़मेर और अलवर जिले से होता है। ठीक है, अगला दे रखा गेहूं का दे रखा अपने चित्तौड़गढ़ और बूंदी, ये क्या हो जाएगा? अपने असुमिलित हो जाएगा। तो गेहूं का उत्पादन कहाँ नहीं होता? अपने चित्तौड़गढ़ और बूंदी में सर्वाधिक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे दे रखे अपने चावल बूंदी हनुमानगढ़ सत्य है, अपने गन्ना श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ ये भी सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का अंश है तो कितना प्रतिशत है? डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ये अपने कितना 46.13%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो कौन सी अपने तिलहनी फसल के बारे में बात कर रही है कि दालों के समान यानी दलहन फसलों के समान नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। तो पहला ऑप्शन कहता है तिल, दूसरा कहता है अरंडी, तीसरा कहता है मूंगफली और चौथा कहता है अपने सरसों। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगी अपने मूंगफली। कौन सी? मूंगफली। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अपने निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का अपने योगदान देश के कुल अपने उत्पादन में 50% से अधिक है? तो किसका अपने 50% से अधिक हो जाएगा? तो ग्वार के उत्पादन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी भारत में सर्वाधिक ग्वार उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान करता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने राजस्थान बजट 2024-25 में राज्य के कौन से जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई? तो कौन से जिले में हुई? ऑप्शन नंबर ए कहता है बारां, बी कहता है झालावाड़, सी कहता है भीलवाड़ा और लास्ट अपने टोंक। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारां। ठीक है, कहाँ की गई? राजस्थान बजट 2024-25 में राजस्थान के अपने लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? 12 जिले में करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न अपने निम्न में से राजस्थान में लोक व्यवहार के आधार पर अपने अहमनी नाम से आख्यान काव्य किस ने लिखा? तो अहमनी के नाम से आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ये लिखा गया था अपने डेल है जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना मध्यकालीन चारण साहित्य की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है रतन रासो, बी कहता है अपने गजगुण रूपक, सी कहता है राव जेठ सिरोचंद और डी कहता है गुण विजय व्याह। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी गुण विजय व्याह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने निम्नलिखित में से यानी एक और दे रखी अपने लेखक और दूसरी ओर दे रखी उनकी रचना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी असंगत कौन सा है? तो करणी दान की दे रखी अपने जस रत्नाकर। तो ये तो क्या है अपने असत्य ही हो जाएगी, यानी करणी दान की जस रत्नाकर नहीं है। फिर दे रखा अपने गोपीनाथ गार्डन की दे रखी है ग्रंथराज, बारहट आशा की दे रखी है बाग जी राधुहा, हमीरदान रत्नों की दे रखी है देसल जीरी बचने का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर, यानी ये क्या है? अपने असुमिलित हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती? तो लोक कथा की, बी दिया ख्याल की, सी दिया लोकगीत की और डी दिया एकांकी की। तो किसकी गिनती अपने लोक साहित्य में नहीं होती? तो एकांकी की गिनती अपने लोक साहित्य के अंतर्गत
नहीं की जाती। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्यकालीन अपने रचना को दुर्सा आड़ा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा? तो अपने सीधे बात करें तो अपने पृथ्वीराज राठौड़ की रचना थी वेली कृष्ण रुक्मणी रे। इसे अपने दुर्सा आड़ा ने क्या कहा? अपने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा। ठीक है, वही बात करें अपने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? अपने डिंगल का हीरोज के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी गंगा लहरी, अपने वेली कृष्ण रुक्मणी री, और इसी के साथ दो तीन और इनकी क्या देखने को मिलती है? रचनाएं देखने को मिलती है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन दिए हैं, इनमें से देख रहे हैं कि कौन से अपने इनमें से सत्य हो जाएंगे। तो पहले कथन के बारे में बात करें तो पहला कथन है, अपने इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। एकदम सही। ठीक है, फिर राजस्थान में सर्वाधिक स्वर्ण पदक शूटिंग में जीते। नहीं, ये क्या हो जाएगा? अपने असत्य हो जाएगा। लास्ट दी है, एथलीट्स अपने हंसराज धायन ने 1.5 किग्रा डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। ये भी क्या है? सत्य है। यानी 1 और 3 अपने इसके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। और 1 और 3 दे रखा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी अपने हरचरण सिंह का संबंध है? तो पहला कहता है अपने वुशु से, दूसरा कहता है निशानेबाजी से, तीसरा कहता है कबड्डी से, और चौथा कहता है भारोत्तोलन से। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कौन हरचरण सिंह का संबंध है? तो किस खेल से है? तो इनका संबंध है अपने भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अल्बानिया में आयोजित अपने 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो किस खिलाड़ी ने जीता था? डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो मोनिका अपने शोराना ने। किसने? मोनिका शोराना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने जाह्नवी मेहरा ने, बी कहता है नीतिका बसल ने, सी कहता है अपने प्राजल ठोलिका ने, और डी कहता है अपने देवांश सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, नीतिका बसल ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने निम्नलिखित में से राजस्थान है कि ऐसे खिलाड़ी का चयन कीजिए जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण तथा 1 रजत पदक जीता। तो इसके बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन दिया अपने अवनी लेखरा, दूसरा दिया अपने देवेंद्र झांझड़िया, तीसरा दिया अपने सुंदर सिंह गुर्जर, और लास्ट दिया कृष्ण नागर है। तो इसके राइट आंसर के बारे में बात करें कि जिन्होंने अपने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण के साथ 1 पदक रजत जीता, तो ये थे अपने देवेंद्र झांझड़िया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अपने निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलेटिक्स कमीशन का अपने निर्विरोध सदस्य चुना गया? तो किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, बी कहता है अपने अर्पुण चंदेला को, सी कहता है कृष्णा पुनिया को, और लास्ट अपने बजरंग लाल ताखर को। तो क्वेश्चन नंबर 72 का अपने राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा पुनिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अंतरजीत सिंह नरूका किस खेल से संबंधित है? तो अंतरजीत सिंह नरूका किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने एथलेटिक्स से, बी कहता है निशानेबाजी से, सी कहता है अपने आर्चरी से, और डी कहता है अपने बैडमिंटन से। तो क्वेश्चन नंबर 73 का अपने राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न अपने शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी कौन है? यानी शतरंज में ग्रैंड मास्टर बने एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है अपने? ये है अपने अभिजीत गुप्ता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ के संबंध में असत्य कथन का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में देखना है कि कौन सा कथन अपने असत्य है। तो पहला दे रखा अपने झुंझुनू निवासी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार से संबंधित है।
फिर दिया अपने इन्होंने हंगजो चीनी में आयोजित एशियाई गेम्स 2022 घुड़सवारी ड्रेसेज में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिर दिया अपने इन्हें भारत चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव आइकन घोषित किया गया। और लास्ट दिया है इन्हें मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने कि असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, असत्य, यानी झुंझुनू निवासी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी कौन है, यानी 2024 में अर्जुन अवार्ड से किस खिलाड़ी को अपने पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने महेश्वरी चौहान को, बी कहता है मोना अग्रवाल को, सी कहता है अपने अपूर्वी चंदेला को, और डी कहता है अंतजीत सिंह को। तो क्वेश्चन नंबर 76 का अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने मोना अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में असुमिलित का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला दे रखा अपने खुशी राम का बास्केटबॉल, दूसरा दे रखा है अपने भुवनेश्वरी कुमारी का अपने स्क्वैश, फिर दे रखा है लक्ष्मण सिंह का गोल्फ, और फिर दे रखा है अपने बजरंग लाल ताखर का घुड़सवार। तो क्वेश्चन नंबर 77 का अपने राइट आंसर हो जाएगा बजरंग लाल ताखर का घुड़सवार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में निम्न में से किस खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है गोपाल सैनी, बी कहता है हमीदा बानो, सी कहता है रामदेव शर्मा, और डी कहता है वर्षा सोनी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपने सी रामदेव शर्मा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक श्याम सुंदर राव का संबंध किस खेल से है। तो पहला ऑप्शन कहता है एथलेटिक्स से, दूसरा कहता है जयपुर से, तीसरा कहता है वॉलीबॉल से, और लास्ट कहता है अपने कुश्ती से। तो क्वेश्चन नंबर 79 का अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने वॉलीबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर का संबंध कहाँ से है। तो किस जिले से अपने ये संबंध रखती है। तो ये रखती है अपने जयपुर से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे कथन दिया है इनमें से कौन सा अपने सत्य हो जाएगा। तो पहला कथन दिया अपने इस योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में खोला गया है। फिर दिया है प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 600 बर्तन सेट रखे जाएंगे। फिर दिया अपने इस योजना के अंतर्गत सामाजिक समारोह हेतु 3 रुपए प्रति सेट किराए की दर पर बर्तन उपलब्ध होंगे। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला है अपने ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी ए और सी कथन क्या अपने सत्य है, और बी इसका क्या हो जाएगा अपने असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर, यानी ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी अपने पंचायती उन्नति सूचकांक यानी PAI पंचायती उन्नति सूचकांक अपने वेबसाइट रिपोर्ट में अपने समग्र प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की शीर्ष पंचायतें कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पिडवाड़ा साबला डूंगरपुर, फिर है अपने सहवाल खच्चीपाली, फिर दिया अपने पूरा बड़ी दौड़ सीकर, और फिर अपने राजनबासी नोखा बीकानेर। तो इसके राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 82 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिडवाड़ा साबला डूंगरपुर। ठीक है, ये क्या थी अपनी शीर्ष पर थी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने वर्ष 2025-26 हेतु गठित विधानसभा की समिति के संबंध में निम्न में से असंगत युग्म का क्या करना है, चयन करना है, यानी एक और तो दे रखी अपने समिति और दूसरी और दे रखा अपने उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो इनका क्या करना है अपने कौन सा असंगत है उसका क्या करेंगे अपने चयन करेंगे। तो पहला दे रखा है अपने राजकीय उपक्रम समिति, और इसके अध्यक्ष दे रखे अपने कालीचरण श्राफ, एकदम सही। ठीक है, उसके बाद है याचिका एवं सदाचार समिति, कौन दे रखा है संदीप शर्मा, ये क्या हो जाएगा अपने असत्य हो जाएगा। आगे दे रखा है जन लेखा समिति टीकाराम जूली, और लास्ट दे रखा अपने कार्य सलाहकार समिति वासुदेव देवनानी। तो असंगत चुनना था, तो असंगत ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, अगला प्रश्न अपने 17 अप्रैल को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने में रिन्यू
पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया था। तो कहाँ किया था? तो इन्होंने ये किया था अपने पोखरण जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के अवसर पर किसे व्यक्तिगत श्रेणी में ऑपरेशन प्रवास महिला बीट सिस्टम्स संचालित करने हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो पहला ऑप्शन कहता है सुमन मालीवाल को, बी कहता है अपनी प्रज्ञा केवल मानी को, सी कहता है अपने डॉक्टर धीरज कुमार सिंह को, और लास्ट अपने अनिल कुमार बेनीवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 85 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसे? अनिल कुमार बेनीवाल को। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिटरी अपने नेपकिंस अपने चेतना अभियान पीरियड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो अपने दो कथन दिए, इन पर विचार करना और सत्य कथन का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला दे रखा है 7 अप्रैल को इस अभियान का शुभारंभ हटवाड़ा जयपुर से किया गया। ये क्या है? अपने एकदम सत्य है। फिर दिया है यह अभियान राजस्थान मदरसा बोर्ड व वेदांता फाउंडेशन के सहयोग से चलाया गया। ये क्या हो जाएगा? असत्य है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो केवल ए, ये क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार कीजिए। यानी अपने कितने कथन दे रखे हैं? 2 कथन दे रखे हैं और इन पर अपने क्या करना है? देखना है कि कौन सा अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला दे रखा अपने 20 से 22 अप्रैल इस चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। नहीं। फिर दिया इस प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के 61 किग्रा भार वर्ग में अपने युद्धवीर सिंह बराड़ ने स्वर्ण पदक जीता। नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो ए और न ही बी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ललित के पवार को, बी कहता है अपने राजनारायण शर्मा को, सी कहता है M.L. लाठा को, और डी कहता है अपने प्रशांत बेरवा को। तो क्वेश्चन नंबर 88 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ललित के पवार को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने 31 अप्रैल 2025 को जारी की गई राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 की परिचालन अवधि है तो कितनी है? तो इसकी परिचालन अवधि के बारे में बात करें तो इसकी हो जाएगी 31 मार्च से 31 मार्च 2029 तक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा टाइप फर्स्ट डायबिटीज की देखभाल हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मिशन मकरंद, बी कहता है मिशन मधुहारी, सी कहता है मिशन स्माइल्स, और लास्ट अपने मिशन है अपने सेहत। तो क्वेश्चन नंबर 90 के अपने राइट आंसर की बात करें तो ये है मिशन मधुहारी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया अपने कॉलम्स ए यानी सिचुएशन दे रखी है और दूसरी ओर दे रखा है कॉलम बी स्टेज दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है? अपने सुमेलित करना है। तो बच्चा कहता है नियम भगवान ने बनाए हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये किस प्रकार का स्टेज है? तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अपने प्रायतन नैतिकता। ठीक है, फिर दे रखा है अपने बच्चा कहता है नियम हम सब मिलकर बदल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? अपने स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, तो एक का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि शिशु की आवश्यकताएं पूरी न हो तो वह किस भाव से ग्रस्त हो सकता है? तो अगर क्या हो, शिशु की आवश्यकताएं पूरी न हो तो वह किस भाव से ग्रसित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपने अविश्वास। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामर्थ्य का संबंध है तो सामर्थ्य का संबंध है ऑप्शन नंबर ए कहता है शैशवावस्था से, बी कहता है पूर्व बाल्यावस्था से, सी कहता है अपने उत्तर बाल्यावस्था से, और डी कहता है अपने किशोरावस्था से। तो क्वेश्चन नंबर 94 के अपने राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये अपने उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर पियाजे के अनुसार एक बच्चा अपने यह जिद कर रहा है कि अपने बड़े गिलास में दूध पिएगा क्योंकि उसमें ज्यादा दूध होता है तो वह ब्रूनर के अनुसार किस अवस्था में है?
तो पहला कहता है अपने सक्रिय अवस्था में, फिर कहता है अपने प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, फिर है संकेतात्मक और लास्ट दिया पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये है अपने प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आरव ने बचपन में कोविड-19 महामारी का अनुभव किया। अपने लॉकडाउन के कारण उसका विद्यालय बंद हुआ और पढ़ाई का तरीका ऑनलाइन हो गया। यह किस प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने मिसो सिस्टम, फिर दिया अपने क्रोनो सिस्टम, फिर दिया माइक्रो सिस्टम और लास्ट दिया एक्सो सिस्टम्स। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये किस प्रकार की प्रणाली है? ये है क्रोनो सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया अपने ब्रोनफेब्रेनर के अपने पारिस्थितिकी सिद्धांत में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम के बारे में बात करना है तो पहला दे रखा है अपने माइक्रो सिस्टम्स है, फिर दे रखा है एक्सो सिस्टम, फिर है अपने मिसो सिस्टम, फिर दे रखा अपने क्रोनो सिस्टम, फिर दिया अपने एक्सो सिस्टम। तो इसके डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो दूसरा दे रखा अपने क्राइको सिस्टम, फिर मिसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर दे रखा अपने मैक्रो सिस्टम, फिर दे रखा अपने क्रोनो सिस्टम। और यही अपने इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने विकासात्मक कार्यों को यदि व्यक्ति समय पर पूरा नहीं करता तो सामान्यतः क्या परिणाम होता है? यदि विकासात्मक कार्यों को क्या नहीं करता, समय पर पूरा नहीं करता तो क्या परिणाम आता है? तो पहला ऑप्शन दिया है व्यक्ति को जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती, ठीक है। दूसरा दिया अपने वही कार्य जीवन के अगले चरण में कठिनाइयों के साथ प्रकट होता है। फिर दिया अपने वह कार्य समाज अपने आप पूरा कर लेता है। और डी दिया अपने उस कार्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है जब विकासात्मक कार्य को यदि समय पर पूरा न किया जाए तो वही कार्य जीवन के अपने अगले चरण में कठिनाई के साथ प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपने सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करना है जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं, यानी एक और दे रखे है लाइफ स्टेज और दूसरी ओर दे रखी है ब्रेन डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। इन्हें क्या करना है? अपने सम्मिलित करना है लाइफ स्टेज के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो पहला दे रखा अपने एक में शेष अवस्था होती है चलना सीखता है। शेष अवस्था में बालक क्या करता है? चलना सीखता है। फिर बात करें अपने कौन सी अवस्था आती है? फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है? सोच नियंत्रण करता है, ठीक है। फिर देर के मध्य बाल्यावस्था में अपने बच्चा क्या करता है? पढ़ना लिखना सीखता है। और लास्ट अपने किशोरावस्था में क्या करता है? व्यवसायिक चुनाव करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का हो जाएगा अपने 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने एक और देर के अपने स्ट्रेस एज और दूसरी ओर दे रखा है अपने रीजन, ठीक है। तो पहला दे रखा है अपने पूर्व क्रियात्मक अपने का बच्चा अहम केंद्रवाद का प्रदर्शन करता है। फिर दे रखा है इस चरण में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने में सक्षम होता है। तो देखना है भी कौन सा अपने सही है और कौन सा इसका गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पहला तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, यानी ए तो सही है और आर क्या है? अपने गलत है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब सबसे प्रभावी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने जब बच्चा अकेले अभ्यास करे। बी कहता है अपने जब बच्चा केवल पुस्तक पाए। सी कहता है जब बच्चा सक्षम व्यक्ति की मदद से कार्य करे। और डी कहता है जब बच्चा गलती करे और दंड पाए। तो क्वेश्चन नंबर 101 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बच्चा सक्षम व्यक्ति की मदद से कार्य करे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने यदि हेज दवाई चुराता है तो पुलिस बहुत पीटेगी, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसी बात कहने वाला बच्चा कौन से स्तर का होगा? तो पहला ऑप्शन कहता है अपने परंपरागत, फिर है परंपरागत, फिर दिया उत्तर परंपरागत और लास्ट दिया है औपचारिक परंपरागत। तो क्वेश्चन नंबर 102 का अपने राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा प्रदत्त नियम नहीं है। तो कौन सा मेंडल द्वारा प्रदत्त नियम नहीं है? तो पहला दिया अपने प्रभाविता का नियम। इसके बारे में बात करें तो ये मेंडल द्वारा प्रतिपादित है। फिर है स्वतंत्र अभिव्यंजन का ये भी है और पृथक्करण का ये भी है। तो कौन सा नहीं है? अपने
गमन का नियम अपने मेंडल द्वारा प्रतिपादित नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये किया था अपने ऑगस्टन विस्मैन ने। किसने? ऑगस्टन विस्मैन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने संयुक्त कोश में होते हैं, तो संयुक्त कोश में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये देखें तो ये टोटल अपने बात करें तो ये होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? ठीक है, तो उत प्लस शिष्ट दे रखा है उच्छिष्ट, फिर सेकंड दे रखा है उत प्लस चाटन उच्चाटन, फिर दे रखा है अनु प्लस इक्षा अनविक्षा, और फिर दे रखा है षट प्लस आनन षडानन। तो देखना है कि कौन सा अपने इनमें से संधि शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ही अपनी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है, यानी उत प्लस शिष्ट से कोई अपने उच्छिष्ट शब्द नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। अगला है परि प्लस उष्ण शब्द की संधि होगी। तो परि प्लस उष्ण के बारे में बात करें तो ई के बाद क्या आ रहा है? अपने ऊ आ रहा है, तो कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो इसमें क्या इसकी संधि किस प्रकार से होगी? तो इसकी संधि होगी प्रयुषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका अपने बी राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने कि निम्न में से सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा अपने सही संधि विच्छेद हो जाएगा? तो पहला दे रखा अपने बहुपदीय बहुपदीय का भवत प्लस ई है, गलत, ये क्या अपने असत्य है। ठीक है, फिर दे रखा अपने दिग्गत का दिक प्लस गत, ये भी असत्य है। फिर दिया है मात्र नुमति यानी मातृ प्लस अनुमति, ये क्या हो जाएगा? अपने सत्य हो जाएगा, यानी ये क्या अपने सही है संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न है संधि से संबंधित असंगत विकल्प का क्या करना? अपने चयन करना है। तो पहला दे रखा है संधि हिंदी भाषा का शब्द है, नहीं, संधि क्या है? अपने हिंदी भाषा के व्याकरणीय इकाई है, लेकिन शब्द नहीं है, ये अपने क्या हो जाएगा? इसका असंगत हो जाएगा। आगे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपने क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, सही है। फिर है जब व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मिलान से जो परिवर्तन होता है उसे अपने क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, सही है। फिर देख अपने संधि का विलोम विग्रह होता है, संधि का विलोम क्या देखा है? विग्रह होता है, ये भी क्या है? अपने सही हो जाएगा। ठीक है, संधि का अर्थ होता है अपने दो शब्दों को जोड़ना और विग्रह का अर्थ होता है खंडन करना, तो ये हो जाएगा अपने इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? तो पहला दे रखा अपने शमशान शमशान, फिर दे रखा है अपने अनाधिकार, फिर दे रखा है अपने प्रदर्शनी, फिर दे रखा है अपने मुकुंद। तो क्वेश्चन नंबर 137 के राइट आंसर की बात करें तो कौन सा अपने शब्द शुद्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने कौन सा शब्द शुद्ध है? तो नीचे 4 शब्द दिए, इनमें से देखना है कि कौन सा अपने क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो पहला दिया अपने प्रवर्तक, फिर दिया अपने सार्गिद, फिर दिया अपने प्रादुर्भाव, फिर दिया अपने दुर्व्यसन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने सही हो जाएगा और शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? ठीक, तो किसमें अपने सभी शब्द अशुद्ध हो जाएंगे? तो पहला दे रखा अपने ब्रिज, रविंद्र और उपरोक्त। ठीक है, दूसरा दे रखा अपने अपने लघुतर, अनुसंग और प्रामाणिक, फिर दे रखा अपने निरपराध, निर्दय और निरोग, फिर दे रखा अपने तपस्वी और हसीनी और गृहिणी। तो किसमें सभी शब्द अपने अशुद्ध हो जाएंगे? तो पहले में हो जाएंगे ब्रज, इसमें ब्रिज, रविंद्र और उपरोक्त तीनों ही अपने क्या है? अशुद्ध हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला है अपने अशुद्ध शब्द हैं, तो कौन सा अपने इनमें से अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने गीतांजलि, फिर है अपने अनुग्रहित, फिर है अपने पिपीलिका, फिर दे रखा अपने त्योहार। तो कौन सा अपने इनमें से अशुद्ध हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही अपने इसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध, यानी गीतांजलि, ये क्या है? अपने अशुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने कक्षा में सहायता सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अपने साधन के रूप में, बी कहता है अपने साध्य के रूप में, सी कहता है मनोरंजन के रूप में, और डी कहता है ध्यान भटकाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बात करें तो ये होता है अपने साधन के रूप में, ठीक है, न कि साध्य के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री किस हेतु उपयोगी नहीं है? तो शिक्षण सहायक सामग्री किस हेतु अपने उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है शिक्षण की प्रभावशीलता, तो ये इसलिए तो उपयोगी है।
पाठ्य पुस्तक के स्पष्टीकरण इसलिए उपयोगी है, सार्थक अनुभव देने तो ये भी उपयोगी है, रटन अधिगम में वृद्धि करना इसके लिए अपने क्या नहीं है, अपने उपयोगी नहीं होती। तो क्या करती है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन कथन अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, बी कहता है अपने शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, सी कहता है अपने विषय वस्तु की स्पष्टता, डी कहता है अपने कक्ष वातावरण की जीवंतता सक्रियता। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायकता। इसके लिए क्या नहीं है, अपने संबंधित नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इनको क्या करना है, अपने सुमेलित करना है। तो अपने ग्राफिक सामग्री की बात करें तो ग्राफिक सामग्री ये होती है अपने मानचित्र, क्या है अपने ग्राफिक सामग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2 नंबर, ए का 2 है अपने ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर। जैसे ए का हो गया ग्राफिक सामग्री का मानचित्र, प्रक्षेपित सामग्री का हो जाएगा अपने कौन सा स्लाइड्स, त्रिआयामी सामग्री का हो जाएगा अपने कौन सा, ये हो जाएगा अपने मॉडल्स, और डिस्प्लेट बोर्ड सामग्री का हो जाएगा अपने बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न अपने शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से अपने अडगरडेल द्वारा प्राप्त अनुभव शंकु के शीर्ष से तल की ओर सोपानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता, तो पहला दिया अपने जटिल से सरल, दूसरा दिया अपने सूक्ष्म से स्थूल, तीसरा दिया अप्रत्यक्ष से अपने प्रत्यक्ष, और लास्ट दिया विशिष्ट से सामान्य। तो क्वेश्चन नंबर 145 के राइट आंसर की बात करें तो विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एडगर्स डेल के अनुसार शंकु के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव अपने सर्वाधिक प्रभावशाली है। तो कौन सा अपने सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाएगा, तो पहला कहता है नियोजन कृत्रिम अनुभव, दूसरा कहता है अभिनयात्मक भागीदारी, फिर कहता है अपने भ्रमण, और लास्ट दिया अपने प्रदर्शनी। तो एडरडेल के अनुसार शंकु के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, तो ये होगा अपने प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने त्रिआयामी दृश्य अपने सहायक उपकरण जिसका उपयोग लघु रूप में अपने वास्तविकता को प्रदर्शित करने व दिखाने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अपने, तो क्या कहलाएगा, अपने डायोरमा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कक्षा में टीवी पर शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों की जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने निर्माण का सिद्धांत, दूसरा कहता है उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, तीसरा कहता है अनुवर्त मूल्यांकन का सिद्धांत, और लास्ट कहता है चयन का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत का पालन करता है, तो ये करता है अपने अनुवर्तन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कठपुतली का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो पहला कहता है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, फिर है श्रव्य शिक्षक सहायक सामग्री, फिर दिया अपने दृश्य व शिक्षक सहायक सामग्री, और लास्ट दिया अपने प्रक्षेपित शिक्षक सहायक सामग्री। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये अपने कठपुतली का प्रदर्शन दृश्य व शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, निम्न में से किस अपने सीताबाद के नाम से जाना जाता है, सीतावाद के नाम से जाना जाता है। तो पहला दिया है लिग्वाफोन, फिर दिया है ग्रामोफोन, फिर दिया अपने भाषा प्रयोगशाला, और लास्ट दिया है अपने डिक्टाफोन। तो इसके बारे में बात करें तो इसे अपने किसे जाना जाता है, ग्रामोफोन को अपने सीतावाद के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी के साथ अपने ये माइनर टेस्ट भी समाप्त होता है। तो कल की क्लास में अपने क्या करने वाले हैं, पहले मेजर टेस्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो कल की क्लास भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लासें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।